नमस्कार। आज हम एक ऐसे वीर राष्ट्रभक्त की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिनका नाम शायद मुख्य धारा में उतना न गूंजा हो, पर जिन्होंने भारत के पहले सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम की कह सकते हैं नींव रखी। श्री वासुदेव बलवंत फडके। बिल्कुल। 1879 का साल था वो। और ये सोचना होगा कि उस वक्त जब संगठित राजनीतिक विरोध मतलब बहुत ही शुरुआती दौर में था, हाँ बिल्कुल, शुरुआती। उस माहौल में सीधे ब्रिटिश शासन को हथियारबंद चुनौती देना, ये विचार ही अपने आप में कितना क्रांतिकारी था। सही कहा। और फड़के जी ने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने असल में आदिवासी, किसान, जो वंचित समुदाय थे, उनको मिलाकर एक सेना खड़ी कर दी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। उनके जीवन, उनके संघर्ष के तरीके और उस विरासत को समझने की कोशिश करते हैं जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में शायद वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जी, उनका जन्म 1845 में हुआ था, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में शिरधोन गांव में। अच्छा। और बचपन से ही हाँ, कुश्ती, घुड़सवारी, हथियार चलाना, इन सब का शौक था। पुणे से पढ़ाई की, फिर सरकारी नौकरी भी की। हाँ, लेकिन वो नौकरी वाला किस्सा बड़ा अहम है ना, जब माँ की मृत्यु हुई और उन्हें छुट्टी नहीं मिली। बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उस एक अनुभव ने अंग्रेजों के प्रति उनके मन में बहुत गहरा मतलब तीव्र रोष भर दिया, और फिर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। यहाँ ये देखने दिलचस्प है कि कैसे एक एक व्यक्तिगत कड़वा अनुभव पूरी व्यवस्था के खिलाफ इतने बड़े विद्रोह की चिंगारी बन सकता है। हाँ, और इसमें एक और अहम कड़ी थे पुणे के क्रांतिवीर लाहूजी राघोजी साल्वे। लाहूजी साल्वे। जी, वो एक दलित कुश्ती गुरु थे, और उन्होंने ही फड़के जी को समाज के हाशिए पर खड़े समुदायों से जोड़ा, मतलब दलितों और आदिवासियों से। ये सामाजिक समीकरण उस समय कितना अनूठा रहा होगा। मतलब एक ब्राह्मण नेता और दलित आदिवासी समुदाय एक साथ। बहुत ज्यादा। सोचिए ना, उस जमाने की जो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें ये करना, एक ब्राह्मण नेता का दलित और आदिवासी समुदायों को संगठित करना, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना, यह अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी देखा जाए तो। सही। इसने आगे के आंदोलनों के लिए भी एक रास्ता दिखाया होगा। बिल्कुल, एक मिसाल कायम की। फिर आया 1875 से 77 का वो भयानक अकाल। हाँ, डेक्कन का अकाल। उसने तो उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया होगा। बिल्कुल झकझोर दिया। और तब उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना होगा। तो फिर उन्होंने इन समुदायों को एकजुट करना शुरू किया। हाँ, उन्होंने रामोशी, कोली, भील जैसे जो आदिवासी और किसान समुदाय थे, उनको एकजुट करना शुरू किया। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश नीतियों और उस अकाल से सबसे ज्यादा मतलब पिस रहे थे। और इसी से बनी उनकी रामोशी किसान फौज। जी, रामोशी किसान फौज। और फिर 20 फरवरी 1879 को पुणे के पास ही करीब 200 लोगों की एक सशस्त्र सेना उन्होंने बना ली। 200 लोग? हाँ, और इसे हम भारत की पहली संगठित सशस्त्र क्रांतिकारी इकाई कह सकते हैं। और उनकी रणनीति क्या थी? कैसे लड़ते थे वो? उनकी रणनीति थी गुरिल्ला युद्ध की, मतलब छापामार हमले करना। अच्छा, छुप कर वार करना। हाँ, अचानक हमला करना, सरकारी खजाने लूटना, ताकि सेना का खर्च चल सके, और अंग्रेजी राज की जो मशीनरी थी उसे नुकसान पहुंचाना। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ हथियार ही उठाए या कुछ और भी किया? नहीं, सिर्फ हथियार नहीं। मई 1879 में उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया, बकायदा। घोषणा पत्र? उसमें क्या था? उसमें ब्रिटिश नीतियों की बहुत तीखी आलोचना थी, और जो बड़े अंग्रेज अधिकारी थे उनको चेतावनी दी गई थी। अच्छा। और कमाल तो ये था कि उन्होंने अपनी फौज के साथ अचानक हमला करके कुछ समय के लिए पुणे शहर पर नियंत्रण भी कर लिया था। पूना पर कब्जा? ये तो बहुत बड़ी बात हुई होगी। हाँ, अंग्रेज हुकूमत में खलबली मच गई थी इससे, भले ही थोड़े समय के लिए, पर यह बहुत बड़ा कदम था। ये भी सुनने में आता है कि वो शायद पहले व्यक्ति थे जो गांव-गांव जाकर स्वराज्य मतलब अपने राज का संदेश फैला रहे थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। स्वराज्य का विचार वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, और क्रांति के साथ साथ शिक्षा पर भी उनका जोर था। शिक्षा पर भी? हाँ, 1874 में ही उन्होंने पुणे में पूना नेटिव इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी, जो बाद में महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी बनी। बिल्कुल, जो आज भी बहुत प्रतिष्ठित है। अच्छा, ये वही संस्था है। जी, तो ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी कितनी व्यापक थी। सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं था, बल्कि एक वैकल्पिक भारतीय व्यवस्था की नींव रखना चाहते थे वो, जिसमें शिक्षा हो, सामाजिक एकता हो। जाहिर है अंग्रेज उन्हें फिर बहुत बड़ा खतरा मानने लगे होंगे। मानने लगे क्या, मान ही लिया था। उन पर 50,000 रुपए का भारी इनाम रखा गया था उस जमाने में। 50,000? बहुत बड़ी रकम थी वो तो। बहुत बड़ी रकम। और फिर जुलाई 1879 में कर्नाटक के एक मंदिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ओह। धोखे से। फिर मुकदमा चला, आजीवन कारावास की सजा हुई। पहले उन्हें अंडमान भेजा गया। काला पानी। हाँ,
और फिर वहां से भी यमन की एडन जेल में, जो बहुत खतरनाक मानी जाती थी। लेकिन एडन जेल में भी वो शांत नहीं बैठे, सुना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां भी उन्होंने भागने की कोशिश की। अप्रैल 1883 में वो जेल की दीवार फांदकर भाग निकले थे। सच में? हाँ, पर कुछ ही दूरी पर फिर पकड़े गए। उफ। और इसके बाद शायद निराशा में या विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल? जी, और महज 37 साल की उम्र में 17 फरवरी 1883 को एडन की उसी जेल में उनका निधन हो गया। सिर्फ 37 साल की उम्र में? हाँ, बहुत कम उम्र में। उन्हें भारतीय सशस्त्र क्रांति का जनक भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, फादर ऑफ द इंडियन आर्म्ड रेवोल्यूशन। और कहते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, हाँ, आनंद मठ, उसकी प्रेरणा भी कहीं ना कहीं उन्हीं के विद्रोह से मिली थी। और बाद के क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह हों, सावरकर हों, उन्होंने भी फड़के जी से प्रेरणा ली। और भारत सरकार ने भी उनके सम्मान में 1984 में डाक टिकट जारी किया था। जी किया था। तो वासुदेव बलवंत फड़के का जो संघर्ष है वो हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अहिंसक आंदोलनों तक ही सीमित नहीं थी। सही। सशस्त्र क्रांति का भी अपना एक अहम इतिहास है, अपना योगदान है, और उसे जानना समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उनका जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और साहस इतिहास पर अपनी छाप छोड़ सकता है, भले ही उसका जिक्र मुख्य धारा की किताबों में उतना ना हो। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं आज, हाँ, कि फड़के जैसे जो अपेक्षाकृत कम चर्चित नायक हैं, उनकी कहानियों को जानने के बाद स्वतंत्रता संग्राम की हमारी जो पूरी समझ है वो किस तरह बदलती है या शायद और गहरी होती है। सोचने वाली बात है।